तो दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस बैक टू बैक आ रहे हैं जहां पर हम लोग अमिताभ बच्चन के कैरियर, उनकी बड़ी बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जंजीर की बात करा, दीवार की बात किया, डॉन की बात किया। तो ये सारी फिल्में जो थी अमिताभ बच्चन के कैरियर की बहुत ही लैंडमार्क फिल्में थी। तो रामोतर भाई, अब डॉन फिल्म के बाद आप कौन सी बड़ी फिल्म देखते हो अमिताभ बच्चन सर के खाते में जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, डॉन पसंद है। डॉन के अलावा उसी साल तो बड़ी फिल्में आई थी अमिताभ बच्चन को, 1978 में लगातार चार फिल्में थी अमिताभ बच्चन की, बहुत बड़ी फिल्में थी। ठीक है, 1978 में जितनी भी फिल्में आई, चाहे वो मुकद्दर का सिकंदर हो, इस प्रकार की जो फिल्में थी, बड़ी फिल्में थी उस वक्त वहाँ पे। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइम में और 1980 चलते हैं, जहाँ पर अमिताभ बच्चन की एक बड़ी फिल्म आई थी, शान। ठीक ना, आज जिसको रमेश सिप्पी साहब ने बनाया था, सिप्पी फिल्म्स ने बनाया था। और ये लोग चाहते थे कि हम लोग शोले की सफलता को एक बार से फिर से कैश करें, लेकिन कहते हैं कि शोले ने कमाई, शान ने गंवाई। यानी शोले की कमाई शान से गंवाई, शान ने गंवाई। शोले के 5 साल बाद लेके आए थे ये लोग मूवी, और काफी उम्मीदें थी शान से, काफ़ी उम्मीदें थी फिल्म को लेकर। हालांकि फिल्म के जो राइटर थे सलीम जावेद में से जावेद अख्तर, कहते थे उनको शक था, फिल्म के सक्सेस पे शक था उनको, लेकिन वो कभी खुल के नहीं बोल पाए इस बात को। लेकिन उनको शक था कि फिल्म अचानक से इतना मॉडर्न, उस वक्त के हिसाब से इंडिया के हिसाब से बहुत मॉडर्न था, जो शकाल का अड्डा था, ठीक ना, इतना मॉडर्न दिखाना लोगों के बड़ा ऊपर से चला गया। वो जेम्स बॉन्ड टेक्निकल टाइप का बना दिया था, उसका गेट वेट खोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, मगरमच्छ है। तो वो जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर से प्रेरित था। जो शकाल का कैरेक्टर है ना, एकदम ऑलमोस्ट शकाल के कैरेक्टर से एक ऑलमोस्ट कैरेक्टर आपको जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये उसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। तो ये चीज़ें हैं। खैर, तो अच्छा, हम लोग यहाँ जो पे फेलियर के रीजन थे उसके बारे में एक नज़र डालिए रामोतर भाई। वही सेम डायरेक्टर शोले के, वही राइटर, वही लगभग ऑलमोस्ट एक्टर भी, लेकिन फिर भी हाँ, एक तो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन था कि इसका स्टार कास्ट में एकदम 360 चेंज हो गया, काफ़ी चेंजिंग आया, ठीक ना। फिल्म से धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी गायब थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी कि लोगों को थोड़ा सा एक मोह भंग हुआ। लोगों को जिस टाइप से लोगों को लगा था कि इस शोले के पैटर्न पे आएगी, वो पैटर्न भी देखने को नहीं मिला। वो एक ग्रामीण परिवेश में थी, एक शहरी परिवेश में चला है, शहरी परिवेश में, हाँ, पूरा मॉडर्न हो गया फिल्म। एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। इवन शोले की जो स्क्रिप्ट थी वो एक अलग थी, उसमें बड़ी कसी हुई स्क्रिप्ट थी, घटनाएँ बड़ा क्लियर हो रही थी। इसमें बहुत प्रकार की चीज़ें छुटी हुई सी लगती है, स्क्रिप्ट में बहुत सारी कमजोरियां नज़र आती हैं। तो ये चीज़ें थी इस फिल्म में। इवन फिल्म में कई ऐसे चीज़ें हैं इसके लोकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर दर्शक हो नहीं पाए कि ये लोकेशन में अचानक चेंजिंग आता है, वो चीज़ें भी देखने को मिली। इवन वो सीन जैसे शकाल का जो अड्डा है, ठीक है, हाँ। शकाल का जो अड्डा दिखता है वो एक आइलैंड दिखता है। हालांकि वो जो आइलैंड है स्टीफोम आइलैंड है, जो कि अपने इंग्लैंड में है, लंदन में है, लंदन बोल रहा हूँ, इंग्लैंड में है स्टीफोम आइलैंड जो वहाँ है। लेकिन वो जो स्टीफोम आइलैंड है वो बाहर से शूट किया गया है। वाकई में फिल्म वहाँ शूट हुई ही नहीं है, सिर्फ वो बाहर के एरिया शूट कर लिया गया है। और बाकायदा जो शकाल का जो अड्डा है बॉम्बे में एक स्टूडियो में सेट लगा के शूट किया गया था। इवन कुलभूषण खरबंदा साहब सोच रहे थे कि भाई चलो इसी बहाने, जो शकाल का प्ले कर रहे थे, इसी बहाने मुझे डायरेक्टर के एंड से हॉलीडे मिल जाएगा, मैं लंदन घूम के आ जाऊँगा, इंग्लैंड घूम के आ जाऊँगा। लेकिन इनके पैर तले जमीन जब खिसक गई, जब पता चला अरे भाई ये तो यही शूट होना है, वहाँ पे तो हम लंदन में करके आए हैं, यहाँ स्टूडियो में शूट करवा दिया उनसे। तो उनके ये चीज़ें हुई। इवन छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। हाँ। तो ये हो गया कुलभूषण खरबंदा जी के साथ। इवन उनकी वो हेड सेव करने के खातिर भी उनको नुकसान हुआ। कुछ फिल्में उनके हिस्से से, मतलब कुछ अच्छी फिल्में उनके एंड से चली गई। इवन थोड़ा सा कास्टिंग पे बात करें, शान की कास्टिंग पे बात करें, तो इनिशियल कास्टिंग ऐसी नहीं थी। इनिशियल कास्टिंग थी अपने अमिताभ बच्चन फिल्म में होने वाले थे, परवीन भाभी होने वाली थी, उसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी होने वाले थे, ठीक ना। फिल्म में संजीव कुमार भी होने वाले थे। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि संजीव कुमार शकाल का कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे। अच्छा, ठीक है, शकाल का कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे। इवन उन्होंने हेड सेव भी करवा लिया था। लेकिन उन्हीं दिनों संजीव कुमार साहब का क्या हुआ कि हृदयाघात हुआ। फर्स्ट अटैक आया था उससे कुछ समय पहले। फर्स्ट अटैक आया था तो ये बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करने की कंडीशन में थे।
तो इसके चलते एक तो हुआ, प्लस कि रमेश सिप्पी कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि ये जो अपने संजीव कुमार है वो एक शाकाल जैसा कैरेक्टर में वो सही लगेंगे, दर्शक हाँ दर्शक एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इवन उसके बाद फिल्म से बने रहने के लिए संजीव कुमार को उन्होंने कहा कि भाई मैं अब्दुल का कैरेक्टर प्ले कर लेता हूँ, जिसको बाद में इन्होंने प्ले किया मजहर खान ने। तो अब्दुल का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे, लेकिन अब्दुल का कैरेक्टर क्या तो बड़ा कैरेक्टर फिजिकली चैलेंज्ड है, लंगड़ा है, लेकिन क्या है कि उसमें बहुत फिजिकल डिमांड थी उसके शूटिंग के दौरान, ठीक ना। वो पे बैठ के करना, उस पर ट्रकों के पीछे लटकना, ये सब चीज़ें थी। नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता, उस गाने को अगर याद होगा तो उस गाने में कितना फिजिकल एक्टिविटी करने का आवश्यकता है। तो ऐसे में कैपेबल नहीं हो पा रहे थे संजीव कुमार, तो वो इस फिल्म से चले गए। इवन अपने धर्मेंद्र जब फिल्म छोड़ दी तो उनके पीछे पीछे हेमा मालिनी ने भी फिल्म छोड़ दी, जिनके जगह पे बाद में इनको लिया गया शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी को। लेकिन शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का जो रोल था वो प्ले नहीं किया। यहाँ पे अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र की जगह पे प्रमोट कर दिया गया, परवीन बॉबी को हेमा मालिनी की जगह पे प्रमोट कर दिया गया। और जो परवीन बॉबी और हेमा मालिनी का जो रोल था, मैं परवीन बॉबी बोल दे रहा हूँ, परवीन बाबी, तो परवीन बाबी और हेमा मालिनी का जो रोल था, फिर मैं परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन का, परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन का रोल था, उसके जगह पे शशि कपूर और अपने बिंदिया गोस्वामी जी को लिया गया। तो ये चीज़ें थी। तो ऐसे हुआ कि कैरेक्टर में काफ़ी बदलाव आया। इवन फिल्म में ये जो कैरेक्टर था शत्रुघ्न सिन्हा साहब वाला जो कैरेक्टर है, उसका शत्रुघ्न सिन्हा अपने लेट लतीफ़ी के कारण इस फिल्म को खोते जा रहे थे। ये घटनाएं भी हुई कि ये इतने लेट लतीफ़ इंसान थे कि फिल्म के शूट में पहुंचते ही नहीं थे। तो फिर फिल्म के मेकर्स ने और सलीम जावेद ने मिलकर फैसला किया कि भाई इनके जगह पे नसीरुद्दीन शाह साहब को ले लिया जाए, ठीक है, जो इन्होंने प्ले किया शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो कैरेक्टर था, उसके जगह पे उनको लेने का बात चल रहा था। और इसके लिए बाकायदा संपर्क भी किया गया था नसीरुद्दीन शाह साहब से। नसीरुद्दीन शाह साहब उस समय एक फिल्म कर रहे थे, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो ये फिल्म कर रहे थे, उसकी फिल्म शूट चल ही रही थी। और इन्होंने कहा, फिल्म के मेकर्स ने और सलीम जावेद ने कहा कि भाई छोड़ दो उस फिल्म को, क्या छोटे फिल्म के विषय में आप लगे हुए हो, इस फिल्म से आप जुड़ जाओ। नसीरुद्दीन साहब को बड़ा बुरा लगा, भाई क्या छोटा प्रोड्यूसर नहीं होता है, क्या उसके खर्चे नहीं होते हैं, ऐसी कहानियाँ कही जाती हैं। और उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था, शायद ऐसा कहा जाता है। और फिर शत्रुघ्न सिन्हा को जब पता चला कि उनको फिल्म से निकालने का बात चल रहा है, तो इनको अकल ठिकाने आया, इन्होंने कहा, बोला कि नहीं मैं फिल्म में बना रहूँगा, डेट समय पे दूंगा और समय पे आऊँगा। और इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी कंटिन्यू किया। ऐसी कहानियाँ, रिमर्ड कहानियाँ, अब इनमें कितनी सच्चाई बहुत ज़्यादा कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गॉसिप्स छपा करते थे और गॉसिप्स का कोई सिर पैर नहीं होता है। तो ये कहानियाँ भी हैं फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर। इवन स्टीव फ्रॉम आइलैंड का जो कहानी सुना है, एक ये चीज़ है। फिल्म के गानों को लेकर भी कई दिलचस्प कहानियाँ हैं, जैसे कि वो जो गाना है ना, विलेन के तौर पे मतलब कुलभूषण खरबंदा की जगह पे किसी और को भी अप्रोच किया गया था, या मतलब नहीं लिया गया था संजीव कुमार के बाद? इनको जब इसके लिए जब क्या बोलते हैं, इवन जैसे कि गब्बर सिंह के लिए अमजद खान को ये किया था, अमजद खान को इंट्रोड्यूस किया था सलीम खान ने ही, और कुलभूषण खरबंदा को भी सलीम खान ने ही इंट्रोड्यूस किया था रमेश सिप्पी के सामने। तो ऐसे हुआ था। जब संजीव कुमार के बाद जब बात चल रही थी कि उसमें भी एक नए विलेन को इंट्रोड्यूस किया गया था, नए चेहरे को, और यहाँ भी एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस करने की बात चली। उस समय मीडिया में ये बात भी चल रहा था, जब मजहर खान के विषय में छपा, ठीक है, कि मजहर खान जैसे एक बंदा लेके आ रहे, तो लोगों को लगा था कि मजहर खान विलन है, जो एक फिल्म का विलन होगा। ऐसा लोगों को कुलभूषण खरबंदा के विषय में ऐसा चर्चा नहीं था। लोगों को लग रहा था मजहर खान नाम का एक नया विलन आने वाला है, लेकिन मजहर खान फिल्म में वो अब्दुल का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। तो ये चीज़ें, मजहर खान को दर्शक जानते होंगे कि वो अपने जीनत अमान के फिर दूसरे पति हुए मजहर खान, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर मैं भटक जा रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा था, हाँ, फिल्म के गानों को लेकर बोल रहा था। फिल्म के फेमस गाना तो याद ही हुआ कि यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, ठीक ना। उस गाने को लेकर भी एक बड़ा दिलचस्प कहानी है। इसको लेकर खुद ही ये सुनाते हैं अपने, क्या है ये, आर.डी. बर्मन साहब, जो उसके कंपोजर सिंगर हैं। तो आर.डी. बर्मन साहब ने कहा था कि इस गाने को जब रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो इसमें रफ़ी साहब और आर.डी. बर्मन साहब दोनों की आवाज़ है। रफ़ी साहब रफ़ी साहब ने शशि कपूर साहब को आवाज़ दी है, और आर.डी. बर्मन की आवाज़ में अमिताभ बच्चन लिपसिंग करते हुए नजर आते हैं।
तो क्या हुआ था कि इस गाने की जब रिकॉर्डिंग थी तो उस दिन इनकी आर.डी. बर्मन साहब की आवाज़ ख़राब थी, जुकाम वगैरह हो रखा था शायद। तो इन्होंने कहा कि अभी ऐसे रफली हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, रफ़ी साहब ने कहा कि रफली हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिल्म को शूट होने के लिए भेज देते हैं ट्रैक को। उसके बाद जो ट्रैक हम लोग बाद में एक री रिकॉर्ड कर लेंगे और ये कर लेंगे। उसी दौरान फिर फर्स्ट टेक हुआ, ये गाना ओके हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद रफ़ी साहब का डेथ हो जाता है और ये फिल्म रिहर्सल वर्जन, ये फिल्म में जो गाना यूज होता है वो रिहर्सल वर्जन है, जहाँ पे आर.डी. बर्मन ने बस एक ख़राब आवाज़ के साथ वो गाना गाया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि एक ख़राब आवाज़ के साथ भी वो गाया गया गाना, हालांकि यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब हो गया आवाज़ में उनका जो बैरीटोन है या फिर वो जो एक आवाज़ है वो आवाज़ ख़राब होने की खातिर आया नहीं, वो बैरीटोन उन्होंने बना के ही गाया है। लेकिन क्या है कि उस बैरीटोन को और वो बेहतर करना चाह रहे थे, तो ऐसा है कि वो एक रिहर्सल वर्जन है जिसको फिल्म में यूज़ किया गया और बाद में उसका रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सका क्योंकि रफ़ी साहब का फिर देहांत हो गया था। तो ये चीज़ें हैं। खैर सत्यविजय भाई, आप कुछ बताएं फिल्म को लेकर। शान मैंने देखी थी, मतलब काफ़ी बाद में देखी थी, और मुझे जो साकाल का जो किरदार था एकदम टकला और वो मगरमच्छ के साथ में जो डायलॉग होता है, मतलब मुझे बड़ा आज तक याद है वो। बाकी अजीब जानवर है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। कॉन्स्टिपेशन वाला डायलॉग है ना। हाँ, और उस समय के हिसाब से मतलब वाकई में काफ़ी मॉडर्न मूवी थी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एकदम शहरी ऑडियंस के हिसाब से रखी गई थी उसमें। अच्छा, गौर करने वाली बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी विलन टकले वाले आए या फिर जो भी कैरेक्टर टकला कैरेक्टर आया वो काफ़ी फेमस रहा। जैसे कि शकाल का शान का शकाल हो गया, ठीक ना। इवन गंगा जमुना सरस्वती का अमरीश पुरी का वो मामा वाला कैरेक्टर हो गया। दिलवाले का भी मामा वाला जो कैरेक्टर हो गया, मामा ठाकुर है ना, वो कैरेक्टर हो गया। इवन अपना कटप्पा हो गया। जितने भी गड्ढे कैरेक्टर आते हैं ना वो काफी फेमस हो जाते हैं। और तो और पुष्पा में भी तो देखो वो पुलिस वाला जो फहद फासिल, वो भी तो एकदम टकला है एकदम। क्या तो नाम उसका, शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता है कि फिल्म मतलब साउथ वाले लोगों का राजस्थान से क्या ऑब्सेशन है। इधर नॉर्थ के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दिखाते हैं वो अपनी फिल्मों में, भले रिलेट करे ना करे लेकिन वो दिखाएंगे। हालांकि आईपीएस है तो इसका ट्रांसफर तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी कैडर का हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन इस फिल्म के अलावा भी बड़ा मतलब अच्छा किरदार लगा था वो मुझे, जब फहद फासिल का वो होता है ना, और पीछे वो अरेस्ट करके बैठाते हैं और कुर्सी ऐसे पीछे करते हैं तो पीछे नहीं जाती है, तो उसको सीधे गोली मारते हैं और फिर कुर्सी पीछे करते हैं अपनी। मतलब बड़ा खतरनाक सीन था। तो भैया चाहिए इसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस उस समय तो अच्छा नहीं था, फिर इसको धीरे धीरे कल्ट स्टेटस मिल गया। हाँ, कल्ट स्टेटस मिलने के पीछे भी एक कारण क्या ना, इसको उस समय जो थिएटर पे आया उसके बाद इसको VHS पे रिलीज किया गया, होम वीडियो पे रिलीज किया गया। अच्छा। और होम वीडियो पे रिलीज किया गया तो होम वीडियो पे ये फिल्म काफ़ी चला, लोगों ने काफ़ी देखा और धीरे धीरे फिर ऑडियंस मैच्योर हो गई। फॉरेन फिल्में इंडिया में आने लगी। इवन फॉरेन फिल्म इंडिया में एक बड़े मात्रा पर रिलीज होने लगे। हालांकि यहाँ फॉरेन फिल्म उस समय 70s में आती थी लेकिन बहुत माइनर छोटी मोटी फिल्में आती थी। इवन उस समय 75 की जो फिल्में थी, जिससे गॉडफादर को देखने के लिए अपने जो फिरोज खान थे जिन्होंने गॉडफादर को धर्मात्मा के रूप में रीमेक किया, दिखाया उसको, तो गॉडफादर देखने के लिए उनको अमेरिका जाना पड़ा था, ठीक ना। तो यहाँ पे हॉलीवुड की पहुँच नहीं थी उतना ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे 80s पे आया जब, तो हॉलीवुड की फिल्में यहाँ देखी जाने लगी। यहाँ पे उस वक्त रैम्बो सीरीज़ की फिल्में चलनी शुरू हो गई, रॉकी सीरीज़ की फिल्में चलनी शुरू हो गई, इवन इंडियाना जोन्स की फिल्में यहाँ पे आई, इवन ये सब भी फिल्में आई। इसका क्या बोलेंगे, नाम मैं भूल जा रहा हूँ उनका, स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म आई, वो जिस पे कोई मिल गया, जिसका रीमेक बना, ठीक ना। तो उनकी फिल्में आई यहाँ पे, उनकी जो जॉर्ज सीरीज़ की जो फिल्में आई वो फिल्में आई। तो क्या हुआ कि एक पहुंच बन गया हॉलीवुड फिल्मों का, और लोगों में दर्शक वर्ग भी तैयार हो गया इन फिल्मों को। तो ये फिल्में VCR पर आ रही थी या फिर मूवी रिलीज हो रही थी? ये फिल्में बाकायदा थिएटर में आ रही थी, थिएटर पे आ रही थी, और इवन इनके VHS पे भी आ रही थी। थिएटर में आई, VHS में भी आई ये फिल्में।
और काफ़ी चली हैं फिल्में। उसके बाद उसी तरह यहाँ दर्शक वर्ग भी काफ़ी हो गया और उन दर्शक वर्ग में एक पैटर्न सेट हो गया कि भाई इस प्रकार की फिल्में होती है। उसके बाद पॉपुलर हुआ, इवन जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी पॉपुलर होना शुरू हो गई थी। इवन वैसी फिल्में यहाँ एक पैटर्न भी बनना शुरू हो गया, यहाँ पे भले उनको सी ग्रेड फिल्म कहा जाने लगा था, बी ग्रेड फिल्म कहा जाने लगा था, लेकिन वैसी फिल्में बननी शुरू हो गई थी इंडिया में धीरे धीरे। उनमें मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्टर काम कर रहे होते थे, ठीक ना, तो वैसी फिल्में बननी शुरू हुई जो कि एक टार्जन भी आई थी कुछ उसी थीम पे वो। हाँ, टार्जन भी आई थी। हालांकि टार्जन को तो बी ग्रेड फिल्म भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं था, लोग कह रहा था कि ये सी ग्रेड फिल्म है, ऐसा लोग कहा उस समय। जब टार्जन के लिए, जैसे कि टार्जन का जब अनाउंस किया ना इन्होंने, बब्बर सुभाष ने, कि भाई मैं अब टार्जन बनाऊंगा, क्योंकि कसम पैदा करने वाले के बाद अमिताभ, ये जो अगला फिल्म ये लोग बनाने वाले थे डांस, अभी डांस बनाने वाले थे मिथुन चक्रवर्ती और बब्बर सुभाष। लेकिन क्या हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती के पास थोड़ा डेट्स का प्रॉब्लम था, तो इन्होंने कहा कि तब तक आपको एक छोटी मोटी फिल्म बना ले, और इन्होंने टार्जन जैसा सब्जेक्ट पकड़ लिया बब्बर सुभाष ने। अब जब इन्होंने टार्जन अनाउंस किया तो उसके अगले सुबह जब ये लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, बब्बर सुभाष और राजेंद्र कुमार गौरव के फादर, तो राजेंद्र कुमार ने कहा भाई पागल तो नहीं हो गए बब्बर सुभाष, तुम ये बी सी ग्रेड फिल्म तुम बनाने जा रहे हो। और इन्होंने सोचा कि भाई ये सी ग्रेड फिल्म को मैं ऐसे ही बनाऊंगा कि लोग इसको ए ग्रेड फिल्म मानेंगे। और टार्जन, द एडवेंचर ऑफ टार्जन आज भी ए ग्रेड फिल्म मानी जाती है, आज भी मुझे नहीं लगता कोई सी ग्रेड। तो ये इसका कमर्शियली सक्सेसफुल थी। हाँ, कमर्शियली बड़ी फिल्म थी टार्जन जो थी, एडवेंचर ऑफ टार्जन कमर्शियली काफी बड़ी सक्सेस थी, काफी पॉपुलर हुई थी लोगों के बीच में। आज भी मतलब काफी पॉपुलर हुई थी। पॉपुलर तो थी, उसको हमने पोस्टर मूवी भी देखी है। हालांकि टार्जन फिल्म कोई पहली फिल्म नहीं थी इंडिया में कि टार्जन पे आधारित की कोई पहली फिल्म नहीं थी। ये इवन 1940, 45, 40 में भी टार्जन फिल्में बन रही थी, जहाँ पे जॉन कवास, इस प्रकार फियरलेस नादिया, इवन आगे चल के दारा सिंह, ये सब लोगों ने टार्जन फिल्मों में काम किया था। ये काफ़ी, हमने एक वीडियो किया टार्जन फिल्मों का इतिहास, जिसमें दर्शक जाकर देख सकते हैं। अच्छा। तो जिसपे हमने काफ़ी डिटेल बात किया है। तो टार्जन की कोई नई फिल्म नहीं थी, लेकिन फिर भी इवन एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी जो इंडिया पे, यहाँ पे टार्जन इंडिया आता है, ठीक है, विदेशी टार्जन इंडिया आता है, और यहाँ पे एक राजकुमार जो रहता है, उस राजकुमार का रोल फिरोज खान साहब ने प्ले किया था इसमें। इवन उस फिल्म में सिमी ग्रेवाल भी थी, तो वो फिल्म थी। तो टार्जन की कोई नई फिल्म नहीं थी, लेकिन दर्शकों के लिए ये यूनिक कॉन्सेप्ट था, नया उस समय लगा था। हाँ, नया एक्सपीरियंस था। इवन फिल्म बोल्ड भी थी, काफ़ी बोल्ड थी, किमी कार्टर काफ़ी बोल्ड नज़र आई थी, ठीक ना। तो एक एक्सपीरियंस नया था लोगों के लिए, और उस समय इतना बोल्ड सीन, जैसे कि वो गाना जो टार्जन हो मैं टार्जन, वो काफ़ी बोल्ड थी उस समय। इवन आज भी देखा जाए तो वो काफ़ी बोल्ड है वो गाना। तो ये सब चीज़ें थी, इसलिए पसंद की गई। इवन अब अगले कुछ सालों में एक और फिल्म आई थी जंगल लव, जो कि अपने कहानी के लिए बड़ी फेमस तो नहीं, लेकिन उसके गाने जो थे बड़े ज़बरदस्त थे, अगर याद होगा तो। जंगल लव के गाने आनंद मिनी ने कंपोज किए थे। उसका जो गाना था कोयलियाँ गाती हैं पायलियाँ छनकाती, बड़ा फेमस था। या फिर लैला ने कहा जो मजनू से, मजनू ने कहा जो रांझा ने कहा जो हीर से, वही कह दे मुझसे तू। कई गाने, सारे ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे गाने उसके फेमस थे। हालांकि उसका एक्टर बाद में और नज़र कहीं नहीं आया, लेकिन उसकी जो एक्ट्रेस थी बड़ी खूबसूरत थी, कृति सिंह शायद उनका नाम था। खैर, हम लोग बहुत भटक के कहीं चले जाते हैं, दर्शक डॉन पर वापस, सॉरी शान पर वापस आए। शोले और शान के बाद में मतलब रमेश सिप्पी की और कौन सी पॉपुलर फिल्म हुई थी जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई? शक्ति थी, शक्ति आई थी, को काफी पसंद किया था लोगों ने ना। हाँ, शक्ति क्रिटिकली बड़ी एक्लेम थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी वो भी। लेकिन इवन क्या है ना कि रमेश सिप्पी बड़े काबिल आदमी थे, लेकिन उनके बाद के कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उनकी काबिलियत देखने को, हर एक फिल्म देखिए कि क्या हर एक फिल्म का हर एक सीन एक पेंटिंग की तरह नज़र आता है, उनकी ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है। इवन शक्ति के लिए, शक्ति में जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है, राज बब्बर अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उस कैरेक्टर को, जो अमिताभ बच्चन कैरेक्टर था, पहले उनको अप्रोच किया गया था, इवन वो फिल्म के लिए चुन लिए गए थे, लेकिन इन वक्त पे उनको फिल्म से हटा दिया गया और फिर अमिताभ बच्चन को उसमें ले लिया गया। हालांकि इसके जवाब में खुद ही राज बब्बर कहते हैं कि भाई कमर्शियल कारण भी होता है चीज़ों को लेकर, कि बहुत बार कमर्शियली प्रोड्यूसर देखता है कि फिल्म कमर्शियली कितना आगे कर पाएगा, आगे चल पाएगा, तो बड़ा स्टार को लिया जाता है। तो वैसे चीज़ें हुई। तो खैर, हम लोग शान की तरफ वापस लौटते हैं।
शान में उस अड्डे के अलावा भी गौर करना, जो शकाल का जो अड्डा है उसके अलावा भी कई दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो कि जेम्स बॉन्ड फिल्मों से प्रभावित नज़र आता है। जैसे कि एक सीन है जहाँ पे सुनील दत्त को अगवा कर लिया जाता है, जिसमें गौर करो एकदम बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की फिल्म की तरह कि आगे ट्रक है, पीछे ट्रक है, दाएं ट्रक है, बाएं ट्रक है, और वहाँ से उसको अगवा कर लिया जाता है घेर के। तो ये सब जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में देखने को मिलता है। तो सोच लो कितना प्रभावित है जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से। अच्छा सीन था, लेकिन वो जो अगवा करने वाला सीन था, चारों तरफ से ट्रक आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? बढ़िया सीन था वो, जो इस तरफ से किडनैप हाँ, करते हैं ना, जो इवन एक कार एक कार दिखता है अगर याद होगा तो, जहाँ पे ये लोग ठगते हैं ये जो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को उस होटल में नहीं ठगते हैं, जॉनी वॉकर साहब और जो हीरोइन रहती हैं वो लोग उनको ठगते, एक कार दिखाते कि वो कार मेरा है, उसके बदले ये लोग पैसा ले लेते हैं इन लोगों से 30,000 रुपये शायद। तो वो जो कार दिखता है वो एस्टन मार्टिन है, और वो एस्टन मार्टिन कार जो है वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में दिखाया जाता था। तो ये यहाँ भी एक इंस्पिरेशन नज़र आता है। तो कई चीज़ें हैं कि फिल्म में दिखाया गया जो कि जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से प्रभावित है। जेम्स बॉन्ड फिल्मों का इंडिया में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, क्योंकि वहाँ इवन गौर करने वाली बात है कि जब वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में मोबाइल का कहीं जिक्र था नहीं, या फिर वायरलेस फ़ोन का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन उस समय जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में मोबाइल का जिक्र मिलता है। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें फ्रॉम रशिया विद लव जो फिल्म थी, उस फिल्म में इस बात का जिक्र मिलता है। इवन गोल्डन आई में भी इसका जिक्र मिलता है। कई फिल्मों में इस प्रकार की चीज़ों का जिक्र मिलता है। टेक्निकली काफ़ी इम्प्रूव्ड रहती थी उन फिल्में। उसमें जो गैजेट वगैरह जो दिखाया जाता था ना, वो एक सपना होता था इंडियन दर्शकों के लिए देखना कि भाई ये एक यूनिक चीज़ है। लेकिन ये भी चीज़ें हैं कि इंडिया हमेशा से ही हॉलीवुड को अट्रैक्ट करता रहा था। कई इवन जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी इंडिया में शूट हुई, ठीक ना। ऑक्टोपसी को इंडिया में शूट किया गया था, शायद हमने किसी पॉडकास्ट में बात भी किया था, जहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती का तारीफ करते हैं जो करंट जेम्स बॉन्ड रहते हैं, रोजर मूर। तो इवन कबीर बेदी जो थे एक बड़े एक्टर थे इंडियन, जो कि हॉलीवुड फिल्मों में काम किए। इवन ऑक्टोपसी में वो भारत के एक राजा बने हुए नजर आते हैं, राजा नहीं शायद वो दीवान बने रहते हैं फिल्म में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हॉलीवुड फिल्मों का काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा, और वो प्रभाव अपना शान में भी देखने को मिलता है। खैर, एक कालांतर में क्या होता है ना कि शान VHS पे रिलीज होती है और लोग उसको पसंद करते हैं, और फिर वो जो बाद में सैटेलाइट टीवी का जो दौर आया, वहाँ पे तो शान ब्लॉकबस्टर ही हो गई, मान के चलो। शान काफ़ी फेमस रही, ठीक ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इवन क्या है ना कि इसमें अगर धर्मेंद्र साहब होते तो क्या होता है, एक बैलेंस देखने को मिलता। पूरा का पूरा फिल्म में जो लीड एक्टर का जो ये है, सारा बोझ अमिताभ बच्चन पे नज़र आता है, ठीक ना। और ये एक बोझ होता है जो कि किसी एक एक्टर के ये पे कंधे पे ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। इवन धर्मेंद्र होते तो काफ़ी हद तक बात बन जाती है इसमें, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, धर्मेंद्र होते तो काफ़ी अलग वो होता। हाँ, लेकिन ये चीज़ें हो गई। इवन शत्रुघ्न सिन्हा को भी एक बड़ा रोल मिलता ना, उनको छोटा रोल मिला था फिल्म में। अगर उनको भी एक बड़ा रोल मिलता तो शायद फिल्म एक अलग दिशा में जाती, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली कि नहीं चल पाई वो फिल्म। खैर, तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं भाई, शान को। जी। आगे कुछ टॉपिक जैसे बचे हुए अमिताभ बच्चन के लाइफ में, जैसे कि कुली फिल्म का जो एक्सीडेंट था कुली सेट पे, एक उस पे हम लोग बात करेंगे। अमिताभ के पॉलिटिकल कैरियर पे बात किया जाएगा थोड़ा सा, उनका बुफोर्स तो जो घोटाला पे उनका जो नाम आया था, इस सब पे थोड़ा सा बात किया जाएगा। हाँ, फिर ABCL पे भी बात किया, से कमबैक की बात करेंगे। हाँ, ABCL का भी बात करेंगे, शहंशाह का भी जिक्र करेंगे, फिर मोहब्बतें तक जाएंगे। इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर माइंड में, दर्शकों के माइंड में जिसको इंक्लूड किया जाए तो अगले वीडियोज़ पे उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे पहले हम लोगों ने ऐसे ही वीडियो दीवार और डॉन पे भी कर रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।